हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में और धूमकेतु के बारे में और उपसौर अपसौर, इन सभी टॉपिक्स पर बात होगी इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, वही पॉइंट्स पर चर्चा होगी जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है? तो यही पढ़ेंगे तभी आप जो है कम समय में अच्छे अंक ला पाएंगे। अगर भूगोल की बात करें, अगर सुपर टेट की बात कर लें कि भूगोल जो है कितना आएगा, तो 10 नंबर का पेपर होगा सुपर टेट का, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपका राजनीतिक शास्त्र जो है पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स यानी पूछी जाएगी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत थोड़ा ही पढ़ना है, ये नहीं कि जो है पूरा ग्रंथ पढ़ लेना है, तो ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, वे आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। खगोल शास्त्री कहते हैं कि ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो है छोटे छोटे जो है ये आकाशीय पिंड तैयार होते हैं और ये पृथ्वी पर जो है आकर के टकरा जाते हैं, जिससे जो है विशाल गर्त बन जाते हैं। जैसे लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी हुई है। एग्जाम में पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और जुपिटर ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाल ग्रह यानी मार्स जो आपका ग्रह है, इसके दो उपग्रह होते हैं, फाबोस और डिमोस। और गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि जुपिटर का है, और गैनीमिड का रंग जो है पीला है। अब बात करेंगे धूमकेतु यानी कॉमेट की। देखिए, ये गैस और धूल का संग्रह होते हैं। कौन? धूमकेतु जो है ये गैस और किसका संग्रह होते हैं? धूल का संग्रह होते हैं। और जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु आपने जो है रात्रि में जाते हुए देखा होगा, ठीक है? एकदम जाते हैं, एकदम जलते हुए जाते हैं और एकदम से बुझ जाते हैं, ठीक है? धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है, ठीक है? देखिए, जो धूमकेतु है ये आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। आपने जो है रात में जो है देखा होगा कि धूमकेतु जो है चलते हुए जाते हैं, ठीक है? लोग सोचते हैं कि ये जो है हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो इसी वजह से जो है जब धूमकेतु जाता है तो लोग जो है अपनी जो मन की बात होती है, जो इच्छा होती है, उसको मनवाने के लिए जो है भगवान की प्रेयर भी करते हैं। ये आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल है जैसे धूमकेतु, हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। यानी 1986 में दिखाई दिया था और इसका परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष है, तो 1986 में 76 जोड़ देंगे तो सन 2062 में हेली नामक जो है पुच्छल तारा आपको दोबारा दिखाई देगा, ठीक है? धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके उपसौर और अपसौर हैं, पेरीहीलियन और एपीहीलियन। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि जब सूर्य जो है पृथ्वी के निकट होता है तो वह क्या कहलाता है, सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो वह क्या स्थिति कहलाती है। तो उपसौर क्या होता है? देखिए, उपसौर जो है ये 3 जनवरी को होता है, यानी पेरीहीलियन 3 जनवरी को होता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन पृथ्वी
यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होता है, इससे नज़दीक कभी नहीं होता है। और इस समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर लगभग होती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको 14.96 करोड़ किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा। तो उपसौर क्या होता है? सूर्य जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है ये स्थिति उपसौर या पेरीहेलियन कहलाती है, और ये 3 जनवरी को होती है। एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपसौर की। देखिए, इसके बाद हम लोग ग्रहण के बारे में बात करेंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है, कब होता है, क्या स्थिति होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बात करें अपसौर की, एपीहीलियन। देखिए, एपीहीलियन क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, जब सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो तो ये स्थिति अपसौर की स्थिति कहलाती है, और ये 4 जुलाई को होती है। और इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य की बीच की जो दूरी होती है वो लगभग सबसे ज़्यादा होती है। ये होती है 15.20 यानी 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अपसौर क्या होता है। तो सूर्य जो है जब पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो अपसौर, और ये 4 जुलाई को होती है स्थिति। और उपसौर की बात करें, जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो वो उपसौर की स्थिति कहलाती है। एक पॉइंट लिखा है एपसाइड रेखा, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। और उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ये एपसाइड रेखा कहलाती है। देखिए, और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देखिए, पृथ्वी का अक्षांशीय विभाजन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैप में दिशा क्या होती है। ये जो दिशा है ये पूरब, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण होती है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, ये जो 0 डिग्री रेखा होती है ये विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। 0 डिग्री रेखा जो है ये विषुवतीय रेखा कहलाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री रेखा आपकी विषुवतीय रेखा होती है। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 रेखा जो है ये कर्क रेखा कहलाती है। 66.66 की रेखा उत्तर ध्रुववृत्त कहलाती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 की जो रेखा होती है क्या कहलाती है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये होती है मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। और 66.5 जो रेखा दक्षिण गोलार्ध में होती है दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहलाती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। देखिए, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है गोरे। क्या कहलाती है? गोरे। अगला पॉइंट है संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को जो है क्या कहते हैं? संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति कहते हैं। अब बात करेंगे कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। ठीक है, तो कर्क संक्रांति क्या होती है? ये 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। कर्क संक्रांति कब होती है?
जब 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हैली नामक पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? 1986 में, और इसका परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है। इसी वजह से हैली नामक जो पुच्छल तारा है अब 2062 में दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इस दिन क्या होता है? इस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और अपसौर की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य जो है पृथ्वी के मतलब सबसे दूर होता है, ठीक है। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो कर्क संक्रांति आप लोग समझ गए होंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, और इस दिन जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। अगर बात करें मकर संक्रांति की, तो देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस दिन? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए दिन और रात कब बराबर होते हैं? एक तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को, ठीक है। इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं, यानी हमारा दिन जो है 24 घंटे का होता है। तो दिन 12 घंटे का और रात्रि 12 घंटे की लगभग होती है, यानी दिन व रात जो है ये 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। 23 सितंबर को जब बराबर होते हैं तो इसे शरद विषुवत कहते हैं, और 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे वसंत विषुवत कहा जाता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इलिप्स के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण जो है यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, ये होता है अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। देखिए इसकी ट्रिक है सुचप। सुचप का मतलब सु मतलब सूर्य, चा मतलब चंद्रमा और पा मतलब पृथ्वी। जैसे ही आता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सुचप, यानी पहले सूर्य होता है और फिर उसके बाद में चंद्रमा होता है, फिर उसके बाद पृथ्वी होती है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है आपका, तो क्या होता है? तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या के दिन होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार आपका चंद्र ग्रहण है। देखिए चंद्र ग्रहण की एक ट्रिक है सुपच। सुचप सूर्य ग्रहण की और सुपच जो है चंद्र ग्रहण की, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? तो ये चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? ये होता है पूर्णिमा के दिन। ये पॉइंट जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, और पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है? ये होती है 180 डिग्री देशांतरी रेखा होती है। मानक समय, भारत का मानक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है, यहीं से जो है मानक समय लिया जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज जो है अब हो गया है, पहले इलाहाबाद था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में नैनी भी आ सकता है कि 82.5 जो है पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी के निकट से गुजरता है, तो इसी वजह से नैनी भी नाम आ सकता है। तो एग्जाम में जैसे आता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? प्रयागराज नैनी, तो वो भी लगा देंगे। मिर्ज़ापुर आता है तो वो भी लगा दीजिएगा। मतलब ऑप्शन में एक आएगा, पीसीएस की परीक्षा तो है नहीं जिसमें 2-2, 3-3 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है
और ग्रीनविच जो है ये यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। यही एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत ही आसान था, आपको आशा है अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है इसको याद भी कर लिए होंगे। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।